रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल पूरे हो चुके हैं। 5वें साल में यह प्रवेश कर रहा है और 4 साल में रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी है। यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा पुतिन के कब्जे में है। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल से लगातार कवर कर रहा है। युद्ध की हर बड़ी खबर आपके सामने TV9 भारतवर्ष लेकर आता है और TV9 के इसी हाईटेक स्टूडियो में एक जानकारी आपके सामने रखता है। बता दें, 2022 से ही हमारे वॉर रिपोर्टर ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, आप तक पहुंचाई ऐसी तस्वीर, ऐसी रिपोर्ट जिन्हें देखकर दुनिया दहल उठी। आज TV9 के वही वॉर रिपोर्टर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जो रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग करते आए हैं। और आपको बता दूं, स्टूडियो में ही मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुमेरा खान मेरे साथ है जो कि यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर 50 दिनों से ज्यादा तक रही। विपिन चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ है, ये भी 50 दिनों तक उस वॉर फ्रंट से एक रिपोर्ट हमें दिखाते रहे कि कैसे आमने सामने की जंग भी हुई। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं और गौरव अग्रवाल उन सीमाओं तक पहुंचे जहां पर युद्ध का दायरा बढ़ते हुए खतरा बढ़ चुका था। साथ ही मनीष झा स्टूडियो में तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन लाउड एंड क्लियर अंदाज में मनीष हमें वॉर जोन की एक रिपोर्ट दिखाते आए हैं। और आज बता दूं, इस वक्त इजराइल से मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अपने सहयोगियों से मैं बात करूं उससे पहले पूरे 4 साल तक दुनिया ने जो बारूदी विध्वंस देखा है, अब तक कौन किस पर भारी रहा, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सब जानेंगे, दिखाएंगे आपको युद्ध से जुड़े विध्वंसक वो आंकड़े, जहां देखिए किस तरीके से ये चौंकाने वाली जानकारियां हैं कि कैसे जंग के दौरान रूस के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे गए हैं। दावा अलग अलग सोर्सेस से सामने आया है। जानकारियां उसी आधार पर सामने आई हैं कि कैसे रूस के 435 फाइटर जेट नष्ट हुए हैं। वहीं यूक्रेन के 670 लड़ाकू विमानों को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। उधर रूस के 348 हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया। रूस ने भी यूक्रेन के 283 हेलीकॉप्टर नेस्तनाबूद करने की बात कही। अगर बात ड्रोन की करें तो रूस के 1,45,000 से ज्यादा ड्रोन्स को यूक्रेन ने टारगेट कर हिट किया। यूक्रेन के भी 1,17,000 ड्रोन इस तरह बर्बाद हुए। रूस के 11,698 टैंक तबाह हुए। यूक्रेन के 27,835 तबाह हुए। ये वो फैक्ट्स हैं जो अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग सोर्सेस के जरिए दावे किए गए हैं। लेकिन हकीकत यही है, युद्ध के 5वें साल पर रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिकों की मौत का यह दावा है। यूक्रेन ने 670 लड़ाकू विमान खोए हैं। जंग में 283 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं। 27,000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। और यह टैस की वो रिपोर्ट है जिसमें इसको लेकर ये बड़े दावे किए गए। अब यूक्रेन का रूस में भीषण ड्रोन अटैक देखिए। तातरिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला है। यूक्रेनी हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग की यह तस्वीर। इन हमलों से साफ है कैसे हाई वैल्यू टारगेट्स हिट हो रहे हैं। एक और वीडियो है और ये कैलेनिनो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की वो तस्वीर है जहां यूक्रेन का ऑयल स्टोरेज टैंक पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान। अब रूस के बेलगरोद पर ड्रोन अटैक की तस्वीर। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर ड्रोन दागा। रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक की तस्वीर। यूक्रेन ने कुबाखा पर यह हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में लगी आग की इस तस्वीर को देखिए। सबसे बड़े मेथनॉल प्लांट में भारी तबाही। यूक्रेन बॉर्डर से 1600 किलोमीटर दूर है ये प्लांट। और अब आपको दिखाते हैं TV9 की वो ग्राउंड रिपोर्ट जो सीधे युद्ध क्षेत्र में जाकर की गई। TV9 वॉर रिपोर्टर मनीष झा 4 साल में करीब 12 बार रूस यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में गए। अप्रैल 2023 में यूक्रेन के डोनबास पहुंचे। मनीष की तब की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और T-72 टैंक पर सवार है और हमारा मकसद ये दिखाने को है कि देखिए इस इलाके में किस तरीके से रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को शिकस्त देते हुए इस इलाके में पूरी तरह से अपना होल्ड बनाए रखा है। T-72 टैंक पर रहकर हम आपको ये कह सकते हैं, जब हम यहाँ के
कमांडर से या टैंकिस्ट से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि वो बहुत क्लोजली इस वक्त यूक्रेन की तरफ से होने वाले हमले का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब यूक्रेन हमला करे तो फिर उसी हिसाब से जवाबी कार्रवाई हो। अभी फिलहाल रूस की सेना इस बात पर क्लोजली वॉच कर रही है कि यूक्रेन किस डायरेक्शन में हमला करेगा। हम इस बाखमुत और अवदीवका डायरेक्शन के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर मौजूद सेना के ऑफिसर्स का कहना है कि वो वॉच कर रहे। देखिए, टैंक के दहाड़ने की इस आवाज़ की वजह से हो सकता है कि आप कैमरे पर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से ना सुन पा रहे हो, तो इसलिए क्योंकि टैंक की T-72 की दहाड़ने की जो आवाज़ है वो बहुत तेज है। मैं और मेरे कैमरा सहयोगी अमित लगातार वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर मौजूद होकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि वॉर जोन में हो क्या रहा है। वॉर जोन में रूस बीते 14 महीने के बाद अब क्या कर रहा है। आज बस इतना ही। कैमरामैन अमित पांड्यान के साथ अनिश शाह, TV9 भारतवर्ष, प्रकाश लाइव। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, टैंक से युद्ध क्षेत्र से रिपोर्ट करना आसान नहीं है। इन तस्वीरों ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में यह जरूर बता दिया था कि कितनी हिम्मत चाहिए वॉर फ्रंट से एक एक आंखों देखी को बयां करना, उस हालात में जीते हुए रिपोर्ट फाइल करना। मनीष। सुरभि, युद्ध तो युद्ध ही होता है और युद्ध की विभीषिका को मापना भी बहुत मुश्किल है। कितने सैनिक मारे गए या कितने संपत्ति का नुकसान हुआ, ये तो बस युद्ध का एक हिस्सा भर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल के इस जंग में महीनों तक गुजारने के बाद मैंने खुद अपनी आंखों से कई हजार सैनिकों के शव देखे, लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए देखी, शहर और शहर तबाह होते हुए देखे। और इन सब के बीच में मूल एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिला कि आखिर ये युद्ध किसके लिए हो रहा है। बस जब आज मैं आपसे बात करने के लिए इजराइल में मौजूद हूँ तो यहाँ से मुझे यही समझ में आता है, खास करके तब जब इजराइल को भी युद्ध का एक दूसरा मोर्चा कहा जा रहा है, कि सिवाय इसके कि जो पूरी दुनिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा हर कोई इस युद्ध में नुकसान ही उठाता है। अब देखिए, युद्ध कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब वाकई मुश्किल होता है। मनीष, इस सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल, तो कौन सा ऐसा मूवमेंट आपको स्ट्राइक करता है जब आप वाकई सिहर उठे उसे देखकर? देखिए, मुझे याद है कि एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित के साथ अवदीवका के एक बॉर्डर पर था, जब ऊपर से फाइटर जेट बमबारी कर रहे थे और मुझे सच में लगा था कि अब बात कुछ एक सेकंड भर की है। और मैं चूंकि रुद्राक्ष की माला पहनता हूं तो मैंने हाथ में रुद्राक्ष लेकर और लगभग भगवान को ही याद कर लिया था कि बस ये एक आखिरी पल है। वहीं दूसरी तरफ याद है कि डोनेट्स्क में एक बार मेरी कार के ठीक सामने वाला, बल्कि मुझे याद है कि उस समय आप ही लाउड एंड क्लियर प्रोग्राम कर रही थी जब हमने लाइव दिखाया था कि मेरी कार के ठीक सामने एक बस गुजर रही थी और रॉकेट मेरी कार की जगह बस पर आकर गिरी थी और मेरे आंख के सामने 8 लोग जिंदा जलकर मर गए थे, जिसमें एक बच्ची भी थी। आज भी इस घटना के 2 साल बाद ऐसे लगता है जैसे मेरी नाक में उस लोगों के जलने की वो जो गंध होती है वो आज भी समाई हुई है। तो देखिए, युद्ध की तो ये सारी कीमतें हैं और इन कीमतों के बीच में रूस और यूक्रेन का युद्ध 4 साल के बाद 5वें साल बीत चुका है। मनीष, तो वही बात है कि बॉर्डर फिल्म का गाना पत्रकार है जो क्रीमिया तक भी पहुंचे। ये वाकई मुश्किल है, एक अनुभव जरूर है लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरे बाकी सहयोगियों से मैं सवाल करूं उससे पहले तस्वीर, ये यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले की वो तस्वीर है जहां रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर हमला किया है। रिहायशी इमारत को कैसे टारगेट किया गया उसकी लेटेस्ट तस्वीर देखिए। इस रूसी हमले से इमारत को भारी नुकसान का दावा। अब ओडेसा की तस्वीर, भीषण ड्रोन अटैक ओडेसा में, जहां रूस ने ड्रोन से कैसे ट्रक को टारगेट किया देखिए। ड्रोन हमलों के वक्त ट्रक ड्राइवर की बहादुरी, ट्रक के पास गिरे शाहिद ड्रोन को दूर फेंक दिया, अपने ट्रक को ड्रोन हमले से बचा लिया। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग विध्वंसक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में रणभूमि में क्या क्या हुआ है, जल्द एक इंफॉर्मेशन। 24 घंटे की ये वॉर रिपोर्ट है जहां रूस का प्रहार यूक्रेन के अटैक, क्योंकि 150 से ज्यादा हमले हुए हैं, 130 से ज्यादा ड्रोन हमलों को लेकर भी दावा किया गया। 126 ड्रोन अटैक, लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये प्रहार हमले कीव में हुए, मॉस्को में हुए, ओडेसा में हुए, तातरस्तान में हुए, ज़ेपोरिज़िया, बेलगोरोद, खार्किव। और मैं बता दूं, मेरे सहयोगी जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं
वो इन्हीं जगहों से सीधे लाइव रिपोर्ट कर चुके हैं। सुमेरा खान 40 दिन तक युद्ध क्षेत्र में रही। सुमेरा खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट अप्रैल 2022 की है, जिसमें सुमेरा खान यूक्रेन के माइकोलेव में हुई बर्बादी की तस्वीरें दिखा रही है। माइकोलेव को आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है खेरसॉन शहर, लेकिन खेरसॉन के आसपास के तमाम इलाके इस वक्त रूस के कब्जे में हैं और यहाँ जो फ्रंट लाइन है वो कहीं पर 10 किलोमीटर पर है, कहीं पर 12 किलोमीटर पर है, कहीं 20 किलोमीटर पर है। तो चारों तरफ माइकोलेव के मौजूद है रूसी सेना और ये आखिरी फ्रंट है दक्षिण में। मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि माइकोलेव में किस तरह के जो बमबारी है वो की गई है रूस की तरफ से और ये जो नुकसान है वो माइकोलेव में हुआ है। माइकोलेव में कब्जा हो चुका था रूस का, लेकिन यहाँ से पीछे भगाया है, खदेड़ा है यूक्रेन की सेना ने। 2 बार यहाँ माइकोलेव तक पहुंच गई थी रूसी सेना और उसके बाद उन्हें पीछे की तरफ भेजा गया है, लेकिन रूस की तरफ से लगातार इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश जारी है। यहाँ लगातार दिन में भी आपको आर्टिलरी फायर साफ तौर पर सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पर नहीं है वो लड़ाई जो लड़ी जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, और यहाँ लगातार रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। दक्षिण में ये जगह बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये वो जगह है जिसे कब्जा करने के बाद फिर ओडेसा की तरफ आगे बढ़ेंगे रूसी सैनिक। और खेरसॉन जो यहाँ से बस कुछ ही दूर पर है, यहाँ से अगला शहर जो है वो खेरसॉन है, वहाँ पर पूरी तरह से रूसी सैनिकों का कब्जा है। और सिर्फ सेना नहीं है वहाँ पर रूस की, ये जानकारी हमें मिली है जो वहाँ से लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं कि वहाँ पर रूसी सेना के साथ साथ रूसी इंटेलिजेंस के अधिकारी, पुलिस तक वहाँ पर रूस की पहुँच चुकी है। यानी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी तरह से शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। सुमेरा, सवाल उस आधार पर क्योंकि आप वहां गई जहां पर ऑपरेशन को जैसे ही अंजाम दिया गया और उसके बाद आपने आंखों देखी, लाइव रिपोर्ट किया कि कैसे वहां पर जलते टैंक हैं। ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि इन लोकेशंस तक पहुंचने में जो एंजाइटी होती है, क्या वो वाकई आपने भी अनुभव करी? क्योंकि आपको नहीं पता व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या हो। ये कितना चुनौतीपूर्ण था सुमेरा? चुनौतीपूर्ण तो होता है, जैसे अभी मनीष भी बता रहे थे और बाकी भी हमारे सहयोगी साथी जो पहुंचे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि जब आप ऐसी जगह में होते हैं जो युद्ध क्षेत्र है, जहां पर नहीं पता कि कब कहां से किस तरह का अटैक किया जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरा ये कि वहाँ ऐसी जगह पर खड़े हैं, जैसे जहाँ की आप रिपोर्ट अभी देख रहे थे माइकोलेव की, ये वो जगह थी जहाँ युद्ध हो रहा था। जो एक्टिव फ्रंट लाइन थी वो कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पर 5 किलोमीटर, कहीं पर 6 किलोमीटर। और जो ये शहर है माइकोलेव, हम ओडेसा में रुके हुए थे और हम माइकोलेव गए रिपोर्ट करने के लिए, फिर हम वापस ओडेसा गए रात में रुकने के लिए। तो माइकोलेव में आप रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि माइकोलेव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, माइकोलेव में पानी नहीं था। माइकोलेव में अगर आप खड़े हैं ज़मीन पर तो आपको ज़मीन हिलती भी महसूस होगी, क्योंकि जगह जगह जैसे आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, उसकी वजह से आपको जगह जगह महसूस होगा कि ज़मीन हिल रही है आपके पैर के नीचे। तो उस तरह की हालात थे उस शहर में उस वक्त जब हम वहाँ खड़े होकर ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि लगातार रशिया ये कोशिश कर रहा था कि वो आगे बढ़े। वो इस शहर तक 2 बार आ चुके थे, उन्हें वापस धकेला गया था। तो शहर में आपको जगह जगह जो लोग बचे थे, या तो शहर आपको खाली दिखाई देगा, सुनसान दिखाई देगा, या आपको आर्मी दिखाई देगी यूक्रेन की, या जो लोग बचे हुए वहाँ दिखाई देंगे वो उनके पास पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। होटल में हमने पूछा कि अगर हम कहीं रुक सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये सेफ नहीं है, आप यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि नहीं पता कि कब कहाँ से शेलिंग हो जाएगी। तो इस तरह के हालात थे माइकोलेव में। इसलिए भी कर रही हूँ सुमेरा, साइकोलॉजिकली कितना डिफिकल्ट होता है खुद को प्रिपेयर करना कि खंडर हो चुकी जमीन पर आप खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। हम ये जो इमारत जिसके बाहर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम इसके अंदर भी गए थे, हमें अंदर लेके जाया गया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था और उसमें पूरी तरह से आपको हर जगह आपको एक्चुअली जो मीटिंग रूम है वहाँ पर लोग बैठे, और उस वक्त वहाँ पर एक हिस्से में आकर मिसाइल गिरी तो किस तरह से लोग वहाँ से भागे वो दिखाई दिया। ओडेसा में या माइकोलेव और इसके आसपास के इलाके में, हम माइकोलेव में खेरसॉन जहाँ पर उस वक्त रूस का कब्जा था, मैं और मेरे साथ जो हमारे कैमरा पर्सन थे वीरेंद्र, हम उस आखिरी गाँव तक गए, जिसके बाद हमें यूक्रेन की सेना ने कहा कि अब आप इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये इसके आगे सेफ नहीं है और ये भी सेफ जोन नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाएं। तो उन आखिरी गांवों तक जब आप पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल
इलाका सुनसान है, या जहां हम मिकोलेव में थे वहां पर आपको बीच जगह जगह पर सड़क पर गाड़ियां जो खेरसॉन की तरफ से यूक्रेन के लोग जो वहां से छोड़कर इधर आ रहे थे वो आपको मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की जो परिस्थितियां उनसे वो दो चार हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं जब कीव पहुंची थी तो हम 23 मार्च के आसपास, पहले हम 2 मार्च के आसपास गए, लेकिन हम 23 मार्च के आसपास वापस हम कीव पहुंचे और उस वक्त कीव और आसपास के इलाके में रशियन फोर्सेस को ये जो डिक्लेयर किया था उन्होंने कि हम कीव ओब्लास्ट यानी कीव का जो पूरा क्षेत्र है वहां से रशियन फोर्सेस 2 अप्रैल को पूरी तरह से हट गई थी। तो यानी तब जबकि रशियन फोर्सेस कीव के बाहर और चारों तरफ मौजूद थी, तब मैं और हमारे जो कैमरा पर्सन है हम कीव में मौजूद थे। हम ऐसी तमाम जगहों पर गए जहां पर ऐसा था कि कहीं 6 घंटे पहले, कहीं 5 घंटे पहले वहां से रशियन फोर्सेस रिसीड कर रही थी और हम वहां पहुंच रहे थे। तो आपको जहां एक्चुअल टैंक फाइट्स हुई हैं, जहां पर तब तक शरीर मौजूद थे रशियन सोल्जर्स के या यूक्रेनी सोल्जर्स के, आप वहां पर उस वक्त मौजूद थे जहां पर वो युद्ध चला था। कई जगहें ऐसी थी जिन्हें कहा जाता था ये टैंक ग्रेवयार्ड है, यानी वहां पर एक्चुअल फाइट हुई और वहां पे 6 से 7, 8 टैंक्स हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं। वहीं पर हर तरफ आपको अनुभव को गोलियां दिखाई देंगी। यही सवाल किया था कि साइकोलॉजिकली खुद को उस सिचुएशन पे डील करते हुए सीधे रिपोर्ट करना कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। बहरहाल मेरे बाकी सहयोगियों से बात करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर उस गंभीर संकट को लेकर है जहां रिएक्टर चलाने के लिए ऑपरेटर्स की कमी हो चुकी है। बता दें 6 रिएक्टर्स को चलाने में अब भारी दिक्कत को लेकर यह खबर है और कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से इस खबर को लेकर बड़ा दावा किया गया। ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर संकट, खबर क्या है? प्लांट में अब सिर्फ 22 लाइसेंस प्राप्त रिएक्टर ऑपरेटर बचे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले 159 प्रशिक्षित ऑपरेटर काम करते थे। ये एक्सपर्ट ही 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करते थे। रूसी कब्जे के बाद कर्मचारियों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव और 2500 कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। बता दें कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने से स्टाफ की भारी कमी और कई ऑपरेटर छिपे हुए या भाग गए, जिससे ऑपरेशन में भी अब मुश्किल। कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने वालों को हिरासत और साथ ही यातना का सामना भी करना पड़ा। हालांकि स्टाफ की कमी के कारण ही प्लांट की सुरक्षा पर गंभीर खतरा। अब विपिन चौबे 50 दिन तक युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर चुके हैं। विपिन चौबे के 26 अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट तब की है जब विपिन यूक्रेन के खार्किव में थे, अचानक रूसी हमला हुआ। देखिए, रह रहकर पूरे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं और सायरन की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। ये सायरन बताता है कि कभी भी किसी भी वक्त इस शहर पर मिसाइल अटैक हो सकता है, इसीलिए लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लगभग 80% तक खाली हो गया है। 80% की यहां रहने वाली आबादी शहर छोड़कर जा चुकी है। जो लोग बचे हुए हैं 20% उनको भी इस तरह के सायरन बजाकर अलर्ट किया जाता है कि रशियन फौजों की निगाह इस शहर पर है। और आपको बताते चले कि महज 40 किलोमीटर दूर इस शहर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और ये अलार्म बज रहा है, ये सायरन आपको सुनाई दे रहा है, यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर रशियन फौजें इंतजार कर रही हैं। 62 दिनों से कोशिश की जा रही है कि इस शहर पर कब्जा किया जाए, क्योंकि इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन फौजों से जब सोवियत संघ का झगड़ा हुआ और युद्ध हुआ तो उस समय भी यह युद्ध के केंद्र में था और एक बार फिर से जब यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध हो रहा है तो एक बार फिर से केंद्र में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला बोला गया और उसके बाद लगातार जो मिसाइलों से हमला किया गया उसका असर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने की बिल्डिंग्स पर भी आपको नजर आ रहा है। यह सामने की बिल्डिंग है जो बिल्कुल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए कि कैसे वो जर्जर हो गया और पूरे इलाके में जितने भी लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में जितने भी शीशे थे तमाम बिल्डिंग्स के वो शीशे चटक गए हैं। विपिन, साल दर साल युद्ध विध्वंसक होता रहा। ऐसी कोई सिचुएशन या कोई ऐसी जगह जहां लगा कि यहां से वाकई निकलना भी एक चुनौती बन चुका है? बिल्कुल, देखिए हम लोग कीव जब पहुंचे और कीव से इरपिन, बूचा, इन तमाम इलाकों में, ये वो इलाके थे जहां पर रशियन फौजें पहुंच चुकी थी। और मैंने अपनी आंखों से जब देखा कि जेसीबी से गड्ढे खोदकर 200-200, 300 लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है और उस दौरान जब लोग प्रे करने आए तब आकर मिसाइल गिरता है और चर्च पर मिसाइल गिरता है, उस दौरान हम लोग वहां पर मौजूद रहे। एक बड़ा एयरपोर्ट था जिसको उड़ाया गया, हम लोग वहां पर मौजूद थे और जो नजारा देखा और जो स्थिति वहां पर देखी वो इतनी गंभीर थी क्योंकि हम लोग को बचने के लिए 40 सेकंड मिलते थे। अलार्म बजा है, 40 सेकंड के अंदर आपको शेल्टर ढूंढना है।
इजराइल से अगर तुलना करेंगे तो इजराइल में वो बड़े वेल इक्विप्ड होते हैं, लेकिन यूक्रेन इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि आप 40 सेकंड में अपने लिए शेल्टर ढूंढ पाए। बहुत सारे ऐसे मौके हुए जब हम लोग जा रहे थे, अलार्म बजा, हमें छिपने की जगह नहीं मिली और भगवान भरोसे हम लोग सड़क पर रहे, हमारे सामने मिसाइल आकर सामने के मकानों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आकर गिरा और हम सिर्फ भगवान का नाम लेकर बचे। तो ऐसी स्थितियां कई बार आई और डरे और कई बार बंकर में भागकर जान को बचाया। जिस होटल्स में रात में हम लोग एयरपोर्ट के बारे में भी बता रहे थे, जहां पर आपने देखा कि कैसे अटैक होते ही प्लेन्स तक जलने लग गए थे, वो कहां पर था? देखिए, गोस्तोबेल का ये इलाका है, इरपिन का इलाका है, बूचा का ये इलाका है। ये बिल्कुल जो राजधानी कीव है उससे 40-50 किलोमीटर दूर के इलाके, और यहां तक रशियन फौजी आई थी। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो मिसाइल से अटैक हो रहा था और एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा था, इधर से भी रिटेलिएट किया जा रहा था। और हमने अपनी आंखों से जब एयरपोर्ट पर हमने हमला होता हुआ देखा, हमें 24 घंटे रोका गया उस शहर में, और अगले दिन जब विजिट कराया गया तो रनवेज पर 100-100 मीटर के बड़े गड्ढे थे, 100-100 मीटर के गड्ढे, और इतने सारे कॉमर्शियल प्लेन थे, लगभग 50 से ज्यादा कॉमर्शियल प्लेन, और एक लाइन से सारे धराशायी हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, बिल्कुल जर्जर हालत में। एक बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन का। और इसके अलावा जब रशियन फौजों को भगाया गया, उनके जो जले हुए टैंक्स थे हजारों की तादाद में, चर्च पर हमले, ये सब अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। डर बहुत ज्यादा होता था और एक टाइम पर आने के बाद इमोशंस भी खत्म हो जाते थे। इतनी ज्यादा लाशें और इतने ज्यादा लोगों को मरते हुए, शहर छोड़कर भागते हुए, हजारों लाखों की तादाद में जब हम बॉर्डर के अंदर लबीब से एंटर कर रहे थे तो लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे थे, रोते हुए जा रहे थे कि इस मुश्किल हालात में हम अपने बच्चे, अपने घर, अपनी संपत्तियों को, बच्चों को बचाकर जा रहे हैं, हम वापस लौटेंगे एक बार अपने शहर में। लेकिन अफसोस 5 साल बाद भी ये युद्ध जारी है और अब भी वहां लोग लौटने को तैयार नहीं। बिल्कुल, टीवी 9 के स्टूडियो में मेरे वो सहयोगी हैं जो वॉर फ्रंट से उस ग्राउंड रियलिटी को किस तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। चौंकाने वाले रिपोर्ट्स अभी तक आपने देखी, लेकिन जो हकीकत है उसी को बयां करते हुए मेरे रिपोर्टर्स कुछ और जानकारी आपके सामने रखे। उससे पहले एक बड़ी खबर, जर्मनी पर युद्ध की तलवार कैसे लटकी हुई है और ये नेटो के पूर्वी हिस्से पर हमला पुतिन कर सकते हैं। बड़ी खबर है, खतरे को देखते हुए जर्मनी योजना बनाने में जुट चुका है और युद्ध की स्थिति में ही अमेरिकी फौज की मदद भी जर्मनी लेगा। द टेलीग्राफ के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया गया, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सवाल यह कि क्या रूस का अगला टारगेट नेटो है। जर्मनी अगले 5 साल में खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। रूस के युद्ध भड़काने के डर से ही जर्मनी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन में जीती तो रूस का मनोबल भी बढ़ेगा। अब पुतिन नेटो के पूर्वी हिस्से से हमला कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जर्मनी की अमेरिकी सैनिकों से मदद लेने की योजना है, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन ठीक 4 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ तब गौरव अग्रवाल यूक्रेन पोलैंड सीमा पर पहुंचे। गौरव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल उस बॉर्डर पर खड़े हैं जहां सामने आपको हम यूक्रेन का साइड दिखा सकते हैं। ये मेडिक बॉर्डर है शमिस्ल शहर का, पोलैंड साइड का, जहां से यूक्रेन से शरणार्थी आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैमरा सहयोगी मदन से कहूंगा जूम करें, वो जो लाइन दिख रही है वो यूक्रेन की तरफ के लोग हैं, वो यूक्रेन की तरफ का हिस्सा है। वो जो सामने गाड़ियां दिख रही हैं ये यूक्रेन से आई हुई गाड़ियां हैं जिससे लोग भर भर कर आ रहे हैं पोलैंड बॉर्डर पर। मेडिक बॉर्डर है शमिस्ल शहर का और यहां पर आप देखिए वो जो लाइन दिख रही है, आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वो जो लाइन दिख रही है इस वक्त वो यूक्रेन के लोगों की है जो यहां पर माइग्रेट होकर आए हैं। तो देखिए ये है वो नज़ारा जो इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए है। मैं इस वक्त पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हूं, मेडिक में, जहां पर आप देखिए लगातार उस तरफ से यूक्रेन से शरणार्थी आ रहे हैं और यहां पर इतनी ठंड में, कपकपाती हाड़ कपाती ठंड में, ना उनके पास रहने का ठिकाना, ना उनके पास खाने का कोई सामान। तो इस तरह से उनके लिए दुनिया भर से हेल्प आ रही है और पोलैंड में इस तरह से वॉलंटियर्स, एनजीओ, सरकार की तरफ से यहाँ पर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको नहीं पता कि क्या उनका कसूर है, किस लिए उनको अपना घर बार अचानक रातों रात छोड़ना पड़ा, नहीं पता उनको कि अब वो अपने घर कब जा पाएंगे। जब वो बड़े होंगे तो शायद अपने माँ बाप से पूछें कि क्या हुआ, हम अपने घर से क्यों बाहर आ गए। ये इनके लिए कार्टन्स में ठंड से बचने के लिए कपड़े रखे गए हैं। ये इनके लिए ठंड से बचने के लिए यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं, खाने पीने का सामान, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और ये सामने जो लाल रंग की बस आप देख रहे हैं, इस तरह की बसों से इनको आगे शहर में ले जाया जा रहा है जशूफ, जहाँ से वो फिर अपने अलग अलग ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपके लिए ऐसी रिपोर्ट और अभी आगे लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मदन के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से।
गौरव अग्रवाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं। गौरव, यही बात कि एक रिसीविंग एंड था। जिस तरीके से युद्ध क्षेत्र में प्रहार हो रहा था, मनीष ने बताया, विपिन ने बताया, सुमेरा ने बताया, लेकिन उस सिचुएशन के बीच में, उस रियलिटी के बीच में लोगों को इवैक्यूएट करना, लोग किस तरीके से अगर उस प्रहार से बच भी गए तो कहां जाए, ये एक सबसे बड़ा उस वक्त का सवाल था। गौरव, देखिए, हमारे तमाम सहयोगी तो फ्रंट लाइन पर गए, वॉर जोन में गए। वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, किस तरह से मिसाइलें गिर रही हैं, बम फूट रहे हैं, टैंकों से वार हो रहा है। लेकिन सुरभि, मैं वहां गया जो इसका रिसीविंग एंड है। किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? आम लोगों को, और उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं को और बच्चों को। आपको जो मैं रिपोर्ट आप मेरी देख रही थी 4 साल पुरानी, दरअसल ये पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर पर एक छोटा सा कस्बा है ज़ाशुफ। बुडापेस्ट से हम लोग 11 घंटे की ट्रेन जर्नी करके वहां पहुंचे थे और वहां हमने देखा कि पोलैंड में आने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शरणार्थी पोलैंड में आए हैं यूक्रेन से, करीब 60 लाख लोग विस्थापित हुए हैं यूक्रेन से बाहर, 50 लाख लोग विस्थापित हुए यूक्रेन के अंदर। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा पलायन है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का। तो पोलैंड में जो लोग आ रहे थे, जो महिलाएं और बच्चे आ रहे थे, मर्द नहीं थे उनमें, ये आप नोट करने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने मर्दों को देश छोड़ने से बैन लगा दिया था, रोक दिया था, कहा था आप जाइए सेना में शामिल होइए। और इसलिए जो महिलाएं और या तो फिर बहुत छोटे बच्चे थे, जो मेल थे वो 12-14 साल के थे, वो आ रहे थे, तो उनको पता नहीं था, उनकी आंखों में हमें आंसू के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। ये जो आप दिखा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जिसको शरणार्थी शिविर में तब्दील कर दिया गया था, जिसके अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी वो अंदर वाले शिविर में। लेकिन मैंने देखा एक 14 साल का लड़का, ना उसके पास मां है ना उसके पास बाप है, वो एक छोटे से पपी को लेकर बैठा है, लोग उसको खाने को दे रहे हैं तो वो खा नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे लोग दिखे हैं, बीमार लोग दिखे हैं, बुढ़े लोग दिखे हैं, बुढ़ी महिलाएं दिखी हैं, जो यहां पर इस बॉर्डर, ये देखिए वो मैं अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपको दिखा रहा था। मैं यहां पर मोबाइल फोन से मैंने ये फोटो वीडियो लिया था उनकी इजाजत के बाद। आप देखिए कैसे यहां लोग चारों तरफ तितर बितर होकर घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कहां जाना है, क्योंकि शुरू में युद्ध हुआ था और उनको मालूम नहीं था कि वो कहां जाएं, किस देश में जाएं। और अलग अलग देशों ने भी अपने यहां उनको लेने में हिचकिचाहट दिखाई थी। सबसे ज्यादा पोलैंड में लोग गए थे। पोलैंड ने तो नेटो से बाकायदा बजट मांग लिया था कि हमें इनको रखने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो ये हालात थे उस समय। और इसके अलावा आप देखिए, अगर आप एक सवाल, सॉरी टू बट इन, इंडियन स्टूडेंट्स या कुछ इंडियंस के भी इवैक्यूएशन को लेकर आपने रिपोर्ट्स फाइल की थी उस वक्त? बिल्कुल, भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, अपने 4 सबसे बेहतरीन मंत्रियों को लगाया था, जो यूरोप के 4 अलग अलग देशों में गए थे, जिसमें बुडापेस्ट में मैं था, जहां हंगरी में हरदीप पुरी थे उस वक्त वहां पर, और 22,000 से ज्यादा, जिसमें अधिकतर भारतीय छात्र थे, 22,000 से ज्यादा इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था। बाकायदा आप देखिए जो वायुसेना के ट्रांसपोर्ट वाले विमान है, जो C-13 हर्क्यूलिस विमान है, उनको लगाया गया था, उनके लिए वहां पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया था। और उससे भी ज्यादा सुरभि मैं बताऊं अपने दर्शकों को, ज़ाशुफ जिस पोलैंड के कस्बे की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर इंडियंस सामने निकल कर आए थे, जो इंडियंस यूरोप में हैं। बाप्स नाम का एक जो संगठन है वो सामने आया था। बड़े बड़े होटल्स में उनके ठहरने के इंतजाम सरकार ने और इन संगठनों ने मिलकर किए थे, उनको वहां से इवैक्यूएट करने के पूरे इंतजाम किए गए थे। इनफैक्ट यहां तक हमने वो विजुअल देखा था कि कुछ पाकिस्तानी भारतीय झंडा लेकर जब आगे आए थे तो उनको बॉर्डर क्रॉस करने में दिक्कत नहीं हुई थी। भारत सरकार ने इस तरह से वहां पर इंतजाम किए थे। सुरभि, तो इवैक्यूएशन की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जब भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 20,000 करीब से ज्यादा, करीब 22,000 के आसपास इंडियंस को, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, इवैक्यूएट किया। क्योंकि आपको मालूम है कि यूक्रेन और रूस दोनों जगहों पर, और बल्कि आपको याद होगा भारत सरकार ने रूस से बात की थी, उसके बाद सुमी से उन बच्चों को निकलने के लिए बाकायदा एक सीज फायर किया गया था कुछ घंटों का, ताकि बच्चे वहां से निकल सकें। और वो कोऑर्डिनेशन के बाद बच्चों को वहां से निकाला गया, क्योंकि भारत के बहुत सारे बच्चे रूस और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और दूसरी पढ़ाई करने जाते हैं। बिल्कुल, ये भी हमने वहां पर रिपोर्ट किया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा दर्द वाली बात थी, या कहें हृदय विदारक बात थी, वो यही थी कि ये छोटे छोटे बच्चे कड़कड़ाती ठंड में, जहां माइनस में टेम्परेचर जा रहा था, रात में शिविरों में पड़े हुए थे। उनको खाने के लिए रेड क्रॉस, खालसा एड या फिर बाप्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सब वहां पर खाने की उनके इंतजाम कर रहे थे। बसेस से उनको आगे शरणार्थी शिविरों में ले जाया जा रहा था। हम बुडापेस्ट से जिस जगह जब ज़ाशुफ गए थे पोलैंड के उस कस्बे में, उस ट्रेन में हमने देखा था बहुत सारे यूक्रेनियंस थे। तो घर बार उजड़ गया, और उन लोगों की अभी तक बहुत सारे लोगों की वापसी नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध अभी भी चल रहा है। आप देखिए किराया जो यूक्रेन का है वो 3 गुना हो चुका है। महंगाई वहां पर 50% तक बढ़ गई है। बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड्स चले गए हैं और खाने पीने को उनके वहां पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। सप्लाई चेन्स लगातार टूट रही हैं। तो ये हाल है इस युद्ध का, जो अभी भी हमने वहां फ्रंट पे भी देखा और अभी भी हम देख रहे हैं। फिलहाल लाउड एंड क्लियर अंदाज में मेरे सहयोगियों ने आज तक आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है, आज वो आंखें देखी बताई है, जिसकी मैं वाकई अब सराहना करना चाहूंगी। आप चारों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये
अनुभव हमारे दर्शकों तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चुनौतियां बहुत होती हैं और उन्हीं चुनौतियों के बीच हमारे तमाम सहयोगी आपके सामने युद्ध की वो रियलिटी रखते हैं जिससे साफ है कि कैसे आज ये युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर चुका है और लगातार होते प्रहार के बीच वो तस्वीरें भी आप देखते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग हो रही है। फिलहाल न्यूक्लियर ट्रॉयड को लेकर एक बड़ी खबर है क्योंकि अब न्यूक्लियर ट्रॉयड को रूस और मजबूत कर रहा है। रूस में ही न्यूक्लियर ट्रॉयड को बिना शर्त प्राथमिकता दी जा रही है। बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी कमांडर्स को आदेश दिए हैं न्यूक्लियर ट्रॉयड सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है। रूस अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को लगातार बढ़ाएगा। अब रूस के इसी विनाशक न्यूक्लियर ट्रॉयड को लेकर खबर क्या है? क्या है आखिर ये जमीन, हवा, पानी से परमाणु हथियार दागने की क्षमता रखता है। दुश्मन के लिए उसे पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव है। रूस दुनिया के उन देशों में जिसके पास न्यूक्लियर ट्रॉयड है और रूस की जमीनी परमाणु ताकत समझिए, जहां इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ RS-24 यार्ड्स टोपोल M जैसी मिसाइल है। समुद्री परमाणु ताकत रूस की जानिए, पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मुख्य आधार। वहीं हवाई परमाणु ताकत रूस की Tu-160, Tu-95 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। साथ ही परमाणु बम या क्रूज मिसाइल ले जाने में भी ये सक्षम है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों जरूरी है न्यूक्लियर ट्रॉयड? अगर एक सिस्टम नष्ट हो जाए तो दूसरा जवाब दे सके। देश की सुरक्षा और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अब एक तस्वीर देखिए, ये सैनिकों की विधवाओं से पुतिन की मुलाकात की वो तस्वीर है जहां युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नियों से पुतिन ने मुलाकात की। युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों से मुलाकात, रूस की रक्षा करते रहेंगे, पुतिन की तरफ से कहा। अब रूस के तातरिस्तान में हमले की तस्वीर, जहां तेल पाइपलाइन में कैसे आग लगी। यूक्रेन से अटैक ड्रोन आया और हंगरी को होती है पाइपलाइन से तेल की सप्लाई, जिससे साफ है एक बार फिर से हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। और ये तेल पाइपलाइन में लगी आग की तस्वीर देखिए। अब रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर का एक्शन, यूक्रेन पर मिसाइलों से यह हमला। Mi-28 में सवार होकर रूसी सेंटर फोर्स का यह अटैक है। यूक्रेन के ड्रोन यूनिट पर हमला किया गया। फिलहाल ये एक और तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक किए गए। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट पर यह अटैक बताया जा रहा है और Mi-28 में सवार होकर रूसी सेंटर फोर्स ने अटैक किया। एक और खबर जो ये बताती है कि युद्ध कितना विध्वंसक हो चुका है। 2024-25 में रूस की यूक्रेन पर रिकॉर्ड बम वर्षा को लेकर यह खबर है। दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा हथियार यूक्रेन पर दागे गए हैं। 2 साल में 79,000 टन गोला बारूद बरसाया गया है। यूक्रेन पर सबसे ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से इस खबर को लेकर क्या दावा किया गया। दावा यह कि 2024-25 में रूस ने 79,000 टन बॉम्ब, मिसाइल, ड्रोन बरसाए हैं। दावा यह कि रूस ने यूक्रेन पर 2 साल में दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा बम गिराए हैं। दावा यह कि सिर्फ 2025 में रूस ने यूक्रेन पर 40,000 टन हथियार दागे। शाहिद ड्रोन, स्कैंदर मिसाइल, किंजल मिसाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ। 2024-25 में 40,000 से 60,000 तक फैब ग्लाइड बॉम्ब गिराए गए हैं। हमलों का निशाना बिजली घर, ऊर्जा ढांचा और रिहायशी इलाके रहे। 2025 में यूक्रेन में लगभग 19,000 एयर रेड सायरन अलर्ट बजे। अब रूसी हेलीकॉप्टर पर मैनपैड से हमला। बता दें कि A-52 हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया। देखिए तस्वीर, रूसी हेलीकॉप्टर पर हमले की यह तस्वीर कि A-52 हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन ने हमला किया। अब एक और तस्वीर, रूसी सेना की टैंक यूनिट का यह युद्धाभ्यास, टर्मिनेटर टैंक क्रू का युद्धाभ्यास, ड्रिल में 5वीं गार्ड्स ब्रिगेड का युद्धाभ्यास। तो बर्फ के बीचों बीच कैसे यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हालांकि विंटर ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले ही लगातार युद्धाभ्यास को लेकर दावे किए गए। ये रूसी सेना की टैंक यूनिट के युद्धाभ्यास की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां टर्मिनेटर टैंक क्रू के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें सामने आई। ड्रिल में 5वीं गार्ड्स ब्रिगेड का युद्धाभ्यास। अब एक और बड़ी खबर है, ये यूक्रेन के लिए यूरोप का सुरक्षा प्लान कैसे तैयार हो रहा है उसको लेकर रिपोर्ट।
रूस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, यूक्रेन को यूरोप देगा नेटो जैसी सुरक्षा। हालांकि यूरोप के नेताओं ने 6 पॉइंट का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव है क्या और आने वाले वक्त में इस प्रस्ताव के तहत क्या वाकई यूक्रेन को यूरोप नेटो जैसी सुरक्षा देगा? यूरोप का प्लान हो पाएगा युद्ध विराम? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि 6 पॉइंट का सुरक्षा प्लान, जहां पहली बड़ी बात यूक्रेन के लिए नेटो जैसी सुरक्षा, दूसरी बड़ी बात मल्टीनेशनल फोर्स यूक्रेन भेजी जाएंगी, साथ ही सीज फायर मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा, समझौते के बाद हमला हुआ तो एक्शन, वहीं यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भी निवेश पर सहमति, साथ ही यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का समर्थन। खबर रूस के बेलगरोद पर ड्रोन अटैक की, जहां यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से कैसे हमला किया, देखिए तस्वीर। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर ड्रोन डाल। अब रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक की खबर, जहां यूक्रेन ने कुबाखा पर यह हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में लगी आग की यह तस्वीर देखिए। मेथनॉल प्लांट में भारी तबाही, यूक्रेन बॉर्डर से 1600 किलोमीटर दूर है यह प्लांट। अब यूरोप के देशों की जासूसी में रूस लगा है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूरोप में जासूस तैनात कर दिए हैं। सैन्य ठिकानों के पास जासूसों की तैनाती को लेकर दावा किया गया। स्थानीय नागरिकों की भर्ती भी रूस कर रहा है। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से इस खबर को लेकर क्या दावा किया गया, क्योंकि यूरोप में रूसी जासूस, यूरोप के कई देशों में रूसी जासूस फैले, सैन्य ठिकानों के पास ये मकान खरीद रहे हैं। रूसी खुफिया एजेंसी GRU को टारगेट मिला है। मकान खरीदने का मकसद है जासूसी और निगरानी करना। यूरोप में तोड़फोड़ को अंजाम देने की साजिश। GRU स्थानीय लोगों की भर्ती भी कर रहा है। तीसरे देशों के नागरिकों का भी इस्तेमाल, साथ ही एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए निर्देश दिए जाते हैं। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी या ट्रेस ना होने वाले तरीकों से होती है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब यूक्रेन युद्ध नहीं रोकना चाहता है नेटो। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को 5000 करोड़ रुपए की मदद, जहां हथियारों और सैन्य सहायता के लिए पैकेज। अब इस मदद के बाद सवाल यही कि क्या महायुद्ध करवाएगा नेटो, क्योंकि यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद नेटो दे रहा है। 5000 करोड़ की सैन्य सहायता डेनमार्क देगा। यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान डेनमार्क दे रहा है। मिसाइल और ड्रोन के लिए भी आर्थिक मदद को लेकर खबर। इसके मायने यह है कि यूरोपीय देशों से अभी भी यूक्रेन की मदद जारी रहेगी। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के अभी रुकने की भी संभावना नहीं है। ऐसे में बड़ी बात यही कि डेनमार्क ने अब तक 8.5 बिलियन यूरो की सैन्य मदद दी है। अब यूक्रेन पर रूस कैसे बर्बरता कर रहा है, युद्ध के 5वें साल पर मर्ज का बयान। नेटो देश यूक्रेन की मदद जारी रखें, रूस से युद्ध नहीं जीत सकता। तो रूस युद्ध नहीं जीतेगा। फेडरिक मर्ज क्या कहा, सुनिए। रूस ने युद्ध अपराध और क्रूरता की हद पार की। रूस यूरोप को डराने की कोशिश कर रहा है। रूस किसी कीमत पर युद्ध नहीं जीतने वाला। यूरोपीय देशों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यूक्रेन की मदद जारी रखें यूरोपीय देश।